कहते हैं आज समाज बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। दुनिया की आधी आबादी को खुलकर जीने के लिए एक नया आसमान मिल चुका है। पर क्या सच में लोगों की सोच बदल चुकी है? सच में दुनिया की आधी आबादी को जो आसमान मिला है, जो आज़ादी मिली है, उसको वो खुलकर जी पा रही है? बहरहाल ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने मुखातिब हो रही हूँ जो महिला सशक्तिकरण की पैरवी करने वाली एक मुखर आवाज़ है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनका जीवन और कार्य महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। और आज हमारे साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और मैम जानना चाहूँगी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीति से रही। आपकी सासू माँ, मदर इन लॉ श्रीमती अंजू चौधरी जी गोरखपुर की पहली महिला महापौर रहीं। तो कितना फायदा और नुकसान रहा इसका, कितना दबाव रहा? ये सच है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से रही और समाज सेवा से जुड़ी रही है, लेकिन मैं इसको दबाव नहीं मानती, मैं इसको प्रेरणा मानती हूँ। क्योंकि मैंने अपने परिवार से ही सीखा कि समाज में हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं और लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो मुझे अपने परिवार से हमेशा प्रेरणा ही मिली। जी मैम, क्या फायदे और नुकसान रहे इस पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो राजनीति माहौल आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि में मिला? देखिए, फायदे तो अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि मैंने अपने घर से ही सीखा कि मैं समाज के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ और जो समाज में कोई भी अगर ऐसी चीज दिखी जिसे हम लोगों की हेल्प कर सकें और उनसे कैसे निपटना है, जो समस्याएं समाज में हैं उनसे कैसे निपटना है, ये मैंने अपने परिवार से ही सीखा। तो बहुत से ऐसे फायदे हैं, और जब आपके साथ आपके परिवार का सपोर्ट रहता है तो आप हर समस्या से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ क्योंकि पहली महिला मेयर रह चुकी हैं, प्लस वो भी महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, तो मैंने उनको काम करते हुए देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझसे। और जहां आप नुकसान कह रही हैं, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ कि इसमें कोई नुकसान है। हाँ, आपसे लोग अपेक्षा करते हैं और उम्मीदें बहुत करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। जी मैम, महिला आयोग क्या है और महिला सशक्तिकरण में आयोग की क्या प्राथमिकताएं होती हैं? देखिए, महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना, उनको ये बताना कि उनको उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना। हम लोग जन सुनवाई करते हैं, जहां पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं, हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। मैम, आयोग द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, वैसे तो कई सारी योजनाएं आती हैं, तो लेकिन ये जो शहरी महिलाएं हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं, उन तक इनका फायदा कितना पहुंच रहा है? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही महिलाओं पे हम पहुंच पाए। ग्रामीण महिलाओं के साथ थोड़ी दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होती, डिजिटली एक्टिव नहीं होती। तो पहले तो हम जो कार्य कर रहे थे, हम जिला लेवल पे कर रहे थे, लेकिन अब हम ग्रामीण जगहों पे जाके चौपाले भी कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जिससे हम महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती जो मुझे ऐसा लगता है ग्रामीण इलाकों में होती है, वो कई बार परिवार के दबाव के कारण अपनी समस्याएं खुल के बता नहीं पाती। और जो शहरी महिलाएं हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम तक इजीली पहुंच पाती हैं, वो शिक्षित हैं, तो उनको पता है कि कैसे हम तक पहुंचना है, और वो थोड़ा सा अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रामीण और शहरी महिलाओं में डिफरेंस मुझे दिखता है।
तो मैम जैसा आपने कहा कि ग्रामीण महिलाएं एक तो सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं है और वो थोड़ा अपने अधिकारों को लेकर भी उतनी जागरूक नहीं है, तो ये जो डिजिटल ये चीज़ें शुरू हुई जैसे डिजिटल ऐप है, ऑनलाइन शिकायत है, तो ये सब ये क्या किस तरह से इनको आप जोड़ रही हैं ग्रामीण महिलाओं को इन सब? देखिए मैंने जैसे आपको बताया पहले जो हम जन सुनवाई भी करते थे हम जिला लेवल पे करते थे, तो वहां तक काफी सारी मैंने जन सुनवाई की है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कई महिलाएं जिन्हें वाकई जरूरत है हमारी वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी जी। तो अब मैंने शुरू किया है कि हम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उनके पास तक हम खुद पहुंच रहे हैं कि वो हमारे पास आए, उनकी दिक्कतें हैं क्योंकि हम बहुत इजीली अवेलेबल हैं डिजिटली। हम लोग के पास कोई भी अगर हमें कोई व्हाट्सएप भी भेज दे या हमें फैक्स कर दे या हमको कोई भी किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन भेजेगा हम उसको तुरंत उसकी कार्रवाई करते हैं और हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। और जैसे हमारे बहुत सी ऐसी सरकार की योजना है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मिशन शक्ति चल रहा है, उसका 5वां फेज चल रहा है, तो इसके मिशन शक्ति के भी अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यही आयोग भी कर रहा है। हम इन 3 बिंदुओं पे बहुत काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे महिलाओं की शिक्षा को लेके हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है और मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, इतनी योजनाएं हैं। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेके आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि उनके हर कदम पे उनके साथ सरकार खड़ी है। जी मैम, ये जो चौपाल होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रामीण महिलाएं जो अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ औरतें शायद उनमें शामिल नहीं हो पाती होंगी घर से निकल करके, तो ऐसी औरतें किस तरह से इन सुविधाओं को पा सकती हैं, इन योजनाओं को जान सकती हैं? देखिए जैसे हम आंगनबाड़ी हमारी जो चलती हैं हम कोशिश करते हैं क्योंकि आंगनबाड़ी में महिलाएं राशन लेने आती हैं, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ने आती हैं, हम उनको भी एक्टिव करते हैं, हम उनके वर्कशॉप्स कराते हैं कि आपको कैसे महिलाओं को जोड़ना है। उनको हमारी यही कोशिश है कि हम हर महिला तक पहुंच पाए, हर महिला की समस्या सुने और उसको न्याय दिलाएं। जी मैम, ये जो महिलाओं के लिए क्राइम बहुत बढ़ा है, स्पेशली साइबर क्राइम, इसमें क्या किस तरह से उनको सुरक्षा दी जाती है, उनकी शिकायत सुनना और किस तरह से देखिए डिजिटली हम जितने एक्टिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये आप सही बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम के केसेस हमारे पास भी आयोग में बहुत आ रहे हैं और हम इसके लिए पुलिस के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं। अभी हमने आयोग की हमारी जितनी भी सदस्य थी हमने सबका एक वर्कशॉप कराया और हम ये वर्कशॉप जगह जगह जाके महिलाओं को वर्कशॉप्स करा रहे हैं और इसके माध्यम से हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि ये किस किस लेवल पे और कैसे कैसे आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है और अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए कुछ तो आपको कैसे तुरंत उसकी कंप्लेंट करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे कंप्लेंट करना है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किया है 1930 जिससे कि तुरंत ही उसमें हेल्प मिलेगी महिलाओं को और हमारे आयोग के दरवाजे तो 24/7 हर महिला के लिए खुले हुए हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई वहाँ पे नहीं भी हो पा रही है तो वो हमारे पास आ सकती हैं। हमारे पेज हैं, हमारे यहाँ शिकायत वो व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं या अपना एप्लीकेशन भेज भी सकती हैं, वो आयोग में आ भी सकती हैं। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो जन जन तक जाके इसको एक महिला सशक्तिकरण को, महिला की सुरक्षा और महिला के सम्मान को लेके सब बहुत जागरूक हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम उस पे अच्छे से अच्छा काम करें। मैम, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैम ये वन स्टॉप सेंटर क्या है और ये कितना कारगर है? वन स्टॉप सेंटर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और इसमें इनका मेन कार्य होता है कि एक ही छत के नीचे हम इनको काउंसलिंग भी कराते हैं। जो बेटियां वहाँ या जो महिलाएं आती हैं उनकी काउंसलिंग भी वहाँ होती है।
वहाँ पे इनको कोई कानूनी सलाह की जरूरत होती है, वो भी इनको मिल जाती है। प्लस अगर किसी भी महिला के साथ कुछ गलत काम हुआ है या उनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा वो अगर कोई भी चीज चाहिए होती है तो एक ही छत के नीचे इन्हें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और वन स्टॉप सेंटर्स में। और वहाँ कोई महिला जैसे कहीं मिली है और उसको पुलिस के द्वारा वो वहाँ लाई जाती है, या कोई नाबालिग बेटी है जिसके साथ अगर कुछ हो गया है तो उसको भी हम वहाँ पे लेके आते हैं, उसका पूरी काउंसलिंग हम करते हैं। कई आजकल बेटियां होती हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू या लड़कों से बात करते करते पता चला उनके साथ कई लड़कियां चली गई, भाग जाती हैं घरों से, तो उनको भी हम वहाँ लेके आते हैं, वहीं रखते हैं, उनको सारी फैसिलिटी वहाँ दी जाती है, उनको कानूनी सलाह अगर उसकी भी ज़रूरत हो दी जाती है, फिर उनकी काउंसलिंग करके उनके पेरेंट्स को बुला के हम उनके पेरेंट्स के पास भेजते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम समय समय पे उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और उनको जाके वहाँ देखते हैं, वहाँ पे जो बच्चियां रह रही होती हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है, वो सब बहुत अच्छी तरह मॉनिटर हो रहा है। तो सरकार का वन स्टॉप सेंटर्स की बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैम, ये तो एफर्ट्स हो गए, अड़चनें क्या आती हैं इन योजनाओं को लागू करने में, ऐसी महिलाओं तक पहुंचने में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, और अगर जब महिलाएं आगे आती हैं अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती हैं, इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब महिला शिक्षित होती है तो उसको पता होता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं वो कैसे हासिल कर सकती हूँ। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षित होना सबसे जरूरी है, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं तो बहुत सी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाती हैं। सेकंड थिंग जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो घर में उसकी बात सुनी भी जाती है और वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए सक्षम होती है। तो महिलाओं का, मैंने बोला ना, शिक्षा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बहुत जरूरी है। तो हम इस पे आप देखेंगे सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमारी ये चल रहे हैं, बच्चों को स्टार्टअप नए नए करा रहे हैं, प्लस स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिसके तहत महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गांव में 10-10 का ग्रुप बना के महिलाएं नए नए काम कर रही हैं, महिलाओं को नए नए रोजगारों से जोड़ा जा रहा है। फिर हमारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चल रही है उसमें 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है जो कि बिना इंटरेस्ट के 18 साल से ऊपर बच्चों को दिया जा रहा है। तो इसके जरिए आज बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और साथ में अपना खुद तो रोजगार हासिल कर ही रही हैं, साथ में और लोगों को भी जब वो अपना बिजनेस शुरू करती हैं तो उसको बहुत से लोगों को उससे जोड़ रही हैं। तो जो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है इससे अपना बिजनेस शुरू करके बहुत अच्छा काम कर रही है बेटियां। मैम, जो पीड़ित महिलाएं हैं इनको त्वरित न्याय दिलवाने में आयोग कितना सक्षम होता है? क्योंकि कई बार तो होता है महिलाएं शिकायत लेकर तो पहुंच जाती हैं पर वो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, कभी कभी वो हताश होकर घर भी बैठ जाती हैं कि उनके पक्ष में कोई न्याय नहीं। ये आप सही कह रहे हैं, कई बार ये हम भी फेस करते हैं ये चीजें, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी जन सुनवाई में या हमारे आयोग में जो भी महिला आती है हम तुरंत उस पे कार्रवाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस भी काम के लिए वो हमारे पास पहुंची है, हमारी जो जन सुनवाई होती है उसमें 15 डिपार्टमेंट हमारे साथ बैठते हैं और जिस डिपार्टमेंट का केस होता है हम तुरंत उसको वो देते हैं और 7 दिन के अंदर ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको रिपोर्ट देनी होती है कि इस महिला का काम हुआ या नहीं हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब अपनी जन सुनवाई करती हूँ
ये जो प्रोसेस है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में जो महिला मेरे पास आती है मैं उसका भी मोबाइल नंबर लेके आती हूँ और हम डायरेक्ट उस महिला को फोन करके पूछते हैं कि आपका काम हुआ या नहीं, और अगर काम नहीं होता है तो जब तक मेरी जन सुनवाई के सारे केसेस सॉल्व नहीं हो जाते मैं दूसरी जन सुनवाई नहीं करती। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पास जो भी आए उसका काम तुरंत हो और जरूर हो, उसे न्याय मिले। अच्छा मैम, ये जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं उनके समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या कानून हैं, उनको कैसे पता चले कि किन कानूनों के तहत वो इस घरेलू हिंसा की जो शिकार हो रही उससे वो निजात पा सकती हैं? देखिए, घरेलू हिंसा कई बार जब घरेलू हिंसा के केस हम पे आते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हम शहरी मतलब जो बड़े शहर हैं उनमें एक और भी चीज देख रहे हैं कि जब बढ़ जाते हैं तो कई बार अपने अधिकारों के लिए तो हम जागरूक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य भी भूल जा रहे हैं जी। तो हम जो भी हमारे पास ऐसी बेटियां आती हैं हम कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखिए अधिकार बहुत जरूरी है, हम खुद जागरूक कर रहे हैं अधिकारों के लिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें। बिल्कुल, थोड़ा सा बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। जरूर जी। तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और कई बार अगर कोई ऐसी महिला आती है जिसकी जो अपने से किसी वकील को खड़ा नहीं कर सकती, तो हम आयोग की तरफ से उनको वकील भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लस हमारे पास नारी निकेतन भी है, जहां अगर कोई ऐसी महिला है जिसको घर से निकाल दिया जाता है और ससुराल वाले रखते नहीं है और वो मायके वाले भी नहीं रखते, तो ऐसी महिलाओं को हम नारी निकेतन में भी भेजते हैं। तो ऐसे हम पे काफी चीजें, और जो महिलाएं आती हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको योजनाओं से कनेक्ट करें जिससे कि कम से कम उनका जीविका चल पाए। मैं महिलाओं पे मानती हूँ कि बहुत महिला अपराध बढ़े हैं, लेकिन कई केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि अपने इन अधिकारों का महिलाएं ही कभी कभी गलत उपयोग करती हैं। तो ये कैसे आप समझ पाती हैं कि ये महिला सच में पीड़ित है या कुछ दुष्विचार के तहत ये ऐसी चीजें? आजकल हम देखते हैं कि कई हमारे पास भी फॉल्स केसेस आते हैं जी। लेकिन जब महिला आती है और क्योंकि आप इतने लोगों से मिल चुके होते हैं, इस पे इतना काम कर चुके होते हैं कि जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये महिला जेन्युइन है कि नहीं जी। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दोनों साइड के लोगों से मिलते हैं जी। सिर्फ एक ही साइड के बात सुन के तुरंत ही कार्रवाई नहीं करते, हम दूसरे पक्ष को भी बुलाते हैं, दोनों पक्ष, हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं और दोनों की बात सुनते हैं जी। तभी हमको सही पता लगता है कि कौन सही है जी। क्योंकि दोनों पक्षों को हम कई बार मीडिएशन भी कराते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कितने परिवार मीडिएशन के बाद फिर से तुरंत बस भी जाते हैं, वो उस महिला को घर भी ले जाते हैं और बहुत सी महिलाओं का घर फिर से आबाद हो जाता है। क्योंकि कई बार देखिए काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। आप कैसे समझाते हैं, दोनों परिवारों को साथ बिठाते हैं, क्योंकि कई बार ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ईगो इश्यूज होते हैं कि मैं भी नहीं झुकूंगा वो भी नहीं झुकेगा और उसी कारण फैमिलियां टूट जाती हैं। तो हमारी पहली कोशिश तो यही रहती है कि घर परिवार टूटे ना, वो एक साथ रहें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वाकई कोई ऐसी दिक्कत है तो हम कोशिश करते हैं, कई बार हम मीडिएशन से आउटसाइड द कोर्ट भी इन लोग के सेपरेशन करा देते हैं और दोनों का सेपरेशन होने के बाद दोनों अपना अपना जीवन शुरू करते हैं जी। मैम, ये काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग काम नहीं कर रही है या दोनों पक्ष साथ नहीं, बिल्कुल अपनी बात पे कि हम साथ नहीं रहना चाहते, या अगला पक्ष अगर अपराधी साबित होता है, तो कानूनी रूप से क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होती है उन पर? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम दोनों पक्षों को अपने सामने बुलाते हैं। इनकी जैसे जो भी कोई रिपोर्ट होती है, FIR लिखी होती है, उसकी आख्या हम मंगाते हैं जी। उसमें क्या जांच हुई है उसकी पूरी जांच देखते हैं जी। उससे कई बार बहुत सा पता लग जाता है कि कौन
वाकई अपराधी है और कौन बेकसूर है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं इनकी काउंसलिंग करने के लिए। अगर परिवार बस जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों, अगर हस्बैंड वाइफ का मामला है तो कई बार होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही रहना नहीं चाहते, तो उसमें उन पे ऑप्शन रहता है, वो कोर्ट भी जा सकते हैं और हम लोग के थ्रू भी मीडिएशन करा के कई बार दोनों परिवार उनका दोनों परिवार का साइन करा के, अगर बेटी को जैसे शादी में जो खर्चा हुआ था वो उनको वापस दिलवा के वो सब भी प्रोसेस कराते हैं। हमारे यहाँ वकील भी उपलब्ध रहते हैं आयोग में, अगर उनको जरूरत है तो उनको भी दिलवाते हैं। और हर किसी की, मैंने कहा ना, हमारे पास जो महिला आती है हम उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैम, महिलाओं के पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आयोग की क्या योजनाएं हैं? देखिए, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल हम आंगनबाड़ियों के थ्रू महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, महिला ही परिवार की धुरी है जी, और वो एक ऐसी शक्ति है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। क्योंकि जब तक महिला स्वस्थ नहीं रहेगी वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएगी, और महिला स्वस्थ होगी तो उसका परिवार समृद्ध होगा, सशक्त होगा, और जब परिवार सशक्त होता है तो समाज और राष्ट्र वैसे ही सशक्त हो जाता है। और जो विकास की गति हमारी सरकार दे रही है उसमें उनका योगदान रहता है। तो महिला का स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल इस पोषण माह में हम जगह जगह उनको रेसिपी के थ्रू कि क्या खाना चाहिए, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिक होती हैं, आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। तो अभी एक पिंक कार्ड के द्वारा जिला अस्पताल से हर महिला के जितने भी एसेंशियल टेस्ट हैं वो निःशुल्क हो रहे हैं, और उससे जिस भी महिला को अगर किसी भी चीज की कमी है तो उसको वहीं के वहीं वो मेडिसिन दी जा रही है और उसको उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। तो महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना, जब महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो परिवार की देखभाल कर पाएगी, और हमारा तभी समाज और पूरा परिवार समर्थ और सशक्त है। मैम, ये पिंक कार्ड क्या है? ये पिंक कार्ड, अभी मेरी सीएमओ से बात हो रही थी, उनने बताया कि एक पिंक कार्ड बनाया है जिसमें हर महिला का नाम होगा, और उसमें हमारे 8 से 9 टेस्ट हैं जो महिलाओं के कराए जाएंगे, जैसे उनका हीमोग्लोबिन कितना है, बोन डेंसिटी कितनी है, और जो सर्वाइकल कैंसर है उसके भी कुछ टेस्ट हैं, वो तो नहीं है। और इसके थ्रू उनको जागरूक भी किया जाएगा, जैसे शुगर का टेस्ट, छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि महिलाएं कई बार अपने पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती। वो पूरे परिवार को खाने की थाली सजा के देती हैं लेकिन अपनी थाली नहीं सजा पाती। तो इसीलिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, और अगर उनमें कुछ कमी रह जा रही है तो उसके लिए ये पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी बहुत सारी महिलाओं को 4000 महिलाओं को ऑलरेडी इससे जोड़ दिया गया है। अभी जिला अस्पताल के थ्रू ये कार्यक्रम चल रहा है, और हर जगह जगह पे जाके हम हर महिलाओं को उससे अटैच करेंगे जी। तो ये जिला अस्पताल जाकर के ये पिंक कार्ड महिलाएं बनवा सकती हैं? जिला अस्पताल में भी हो रहा है, एम्स में भी हो रहा है, PSC, CSC सब जगह हो रहा है। ये निःशुल्क है? निःशुल्क है, सारे टेस्ट आपके निःशुल्क हो रहे हैं, और जिस भी अगर आप में किसी भी चीज की कमी है तो उसके लिए दवाएं भी दी जा रही है निःशुल्क, वो भी निःशुल्क होती हैं जी। तो मैम, ये पिंक कार्ड जो आपने बताया, इसकी जो बनने की प्रोसेस है, वो सेम प्रश्न और मैं दोहराऊंगी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन तक ये कैसे? इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हर PSC, हर CSC पे ये उपलब्ध है, और जो भी महिलाएं वहाँ आ रही हैं, और हम इससे आंगनबाड़ी के थ्रू भी जो महिलाएं हैं उनको भी इस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना अपना पिंक कार्ड बनवाएं और इसमें सारी जांचें करवाएं जी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे हर महिला को पता भी रहेगा और वो अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी जागरूक होगी, जो बहुत जरूरी है। जरूर। मैम, आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगले 5 साल में महिला आयोग के क्या लक्ष्य निर्धारित हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगी, हमारा आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी सारी सदस्य, हमारी अध्यक्ष, हमारी उपाध्यक्ष सभी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर महिला तक पहुंचे, हर महिला के अधिकार के लिए उसके साथ खड़े रहें, हर महिला को न्याय दिलाएं जी और हर महिला को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। जी मैम, ये तो लक्ष्य हो गए। चुनौतियाँ क्या होंगी? चुनौतियां देखिए, जैसे मैं आपको बोल रही थी, यही चुनौतियां होती हैं कि ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो कई बार परिवार का दबाव होता है, उसके कारण से वो सामने आके अपनी बात नहीं कह पाती। लेकिन यही हम बोल रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर महिला तक पहुंचे, और जब हम हर महिला तक पहुंच जाएंगे तो हम उनको जागरूक कर ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल मैम, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लक्ष्य हैं, जो भी चुनौतियाँ, आप उनको पार करें। और जैसे आप काम कर रही हैं, महिलाएं, उनको न्याय मिल रहा है अपनी परेशानियों से। जैसा कि मैं देख रही हूँ, हम सभी जान रहे हैं कि आप जन सुनवाई करती हैं, उसमें एक मुझे लगता है अच्छी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं और उनको त्वरित न्याय भी मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और आप अपने काम में सफल होती रहेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ श्रीमती चारू चौधरी जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।